बड़ी खबर का रुख करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत दिख रही है। 43 सीटों पर बीजेपी की जीत और 3 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। वहीं पीपीए की 2 सीटों पर जीत, एनपीपी भी 4 सीटों पर जीत रही है, 1 सीट पर आगे है और 5वीं सीट पर भी मार्जिन बेहतर दिख रहा है एनपीपी का। तो ये बड़ी और अहम खबर, पीपीए की 2 सीटों पर जीत, 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो विधानसभा चुनाव में जीत चुके थे और अब बीजेपी ने एक ऐसी अप्रत्याशित बढ़त बना ली है जहां 2/3 का आंकड़ा बीजेपी के साथ अब दिख रहा है। 3 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और सिक्किम में भी नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। एसकेएम ने 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। अरुणाचल में जीत का जश्न भी मन रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार, एग्जिट पोल्स में रुझान और अनुमान बीजेपी एनडीए के पक्ष में, और इन तमाम तस्वीरों के साथ साथ अब 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी स्पष्ट हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर सिक्किम से है। लगातार काउंटिंग चल रही है। 32 सीटों पर काउंटिंग पूरी हो गई है। 31 सीटों पर एसकेएम ने जीत दर्ज की और 1 सीट पर एसडीएफ के तेंजिंग नोर्बू लम्हा ने जीत दर्ज की है। तो एक तरफा जीत जो है एसकेएम ने जीत यहां पर दर्ज की है। एक नया दल 2013 में इसका गठन हुआ था और सोचिए महज 11 सालों में एक तरफा लड़ाई यहां जीती है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां 0 तक सीमित रह गई। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी सिक्किम में खाता खोलने में नाकाम रही है। रीजनल पार्टीज का असर नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में देखा जाता है, लेकिन यहां पर इसका पूरा असर देखा गया और एसकेएम ने एक तरफा ये चुनाव जीतने में एक तरह से रिकॉर्ड भी कायम किया और लगातार अब जीत के जश्न की तस्वीरें सिक्किम से भी सामने आ रही हैं। बड़ी लड़ाई थी एसकेएम के लिए और इस लड़ाई में एक तरफा जीत। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। आलोक वत्स जी, नेता भारतीय जनता पार्टी की, शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, मोहम्मद अमीन साहब, चुनाव विश्लेषक, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैथिल साहब, पहला सवाल आपसे ही। अरुणाचल में जीत का जश्न हालांकि अपेक्षित भी था, जिस तरह से 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था, उसके बाद माना जा रहा था कि बीजेपी यहां बढ़त बना सकती है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, और सिक्किम के जो आंकड़े हैं उसको लेकर क्या रिएक्शन, जहां दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं वो अपना खाता नहीं खोल पाए? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, आयुषी। और ये जो आज 2 राज्यों की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। एक, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर राजनीतिक और जो सामाजिक परिवेश है वो बिल्कुल उलट है सिक्किम की अपेक्षा। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है चाइना के संग में। महत्वपूर्ण बात और ये है कि वहाँ पे लगातार चीन की घुसपैठ जो है वो होती रही है। तवांग देख लीजिए, डोकलाम देख लीजिए, वो सब इसी का क्षेत्र है, भूटान से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है ये। और यहाँ पर जो भारतीय सेना की एक्टिविटीज़ है उसके कारण एक ऐसा, जो मैं कहूँ, इम्प्रेशन जनता के बीच में है नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे कि यहाँ पर यदि भाजपा होगी तो अरुणाचल प्रदेश बचेगा, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को देखा है किस प्रकार से चीन के सामने उन्होंने घुटने टेके। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम के अंदर जो आज ये दल जीता है, इस दल के जो फाउंडर्स हैं वो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, वो सभी पार्टियों के लीडर्स थे। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँगा तो यहाँ पर आपको कांग्रेस के भी दिखाई देंगे, भाजपा के भी दिखाई देंगे, और वहाँ पर राष्ट्रीय दलों का पहले भी बहुत कम प्रभाव रहा है, कांग्रेस को छोड़ दें अगर तो हम। और कांग्रेस से विघटित होकर वो लोग भाजपा से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना खुद का एक दल बनाने की कोशिश की और दल बनाया। 11 साल के अंदर रिजल्ट से वहाँ के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं क्रॉस द पार्टीज। कई बार दूसरी पार्टी के नेता भी उनसे बात करने के लिए जाते हैं, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। सिक्किम के आंकड़े अपेक्षित थे? सिक्किम के आंकड़े अपेक्षित नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हमें आशा थी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 10 से 12 सीटें मिलेंगी, लेकिन वहां जो आंकड़े आए हैं इसको टैली जब हम करेंगे तो आप देखिएगा कि सेकंड रनअप हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही यहां रहेगा। आप देखिएगा कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला ट्रायंगुलर रहा है। जो 1 सीट अभी एसकेएम को मिली, एसडीएफ को मिली है, उसके संग भाजपा का और जो ये दूसरा दल जो बहुमत में आया, ट्रायंगुलर फाइट रही है कई जगह पे, जहां भारतीय जनता पार्टी भी कई राउंड्स में आगे रही है। लेकिन चलिए, बधाई है उनको और आशा करते हैं कि सिक्किम की जो विकास में
वो केंद्र सरकार के संग मिलकर कार्य करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी तो सदैव सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा साथ सिक्किम को मिलेगा। शैलेंद्र जी, जाहिर तौर पर लगातार जो चुनावी आंकड़ा है सिक्किम का, वहां रीजनल पार्टीज का ही एक तरफा दबदबा रहा है और राष्ट्रीय पार्टियां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही हैं। इस बार भी वही आंकड़ा, लेकिन अरुणाचल में एक तरह से 2/3 बहुमत से बीजेपी का जीतना क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं बिल्कुल। सबसे पहले मैं बात करूं अगर सिक्किम की, तो जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है इसका गठन हुआ था 2013 में, और वो मेजर जो पोर्शन जो अलग हुआ था वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का ही था। उसके बाद जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वो एनडीए का पार्टनर रहा हुआ है। अब इस बार ही क्या था कि जो इनका कोलिजन था बीजेपी के साथ में, कहीं ना कहीं सीटों को लेके जो वो बात नहीं बन पाई, और हर पार्टी ये चाहती है कि हमारा राजनीतिक तौर पे जो विस्तार हो, तो उसको लेके इनका जो पैक्ट नहीं हुआ। बाकी राज्यसभा एक मेंबर है सिक्किम का जो बीजेपी का ही है, वो पिछले जो कार्यकाल में जो वहाँ से जो विजय प्राप्त की हुई है। और जहाँ तक प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश का, तो चूँकि सबसे लंबी जो सीमा है किसी भी राज्य की देश के अंदर, वो अरुणाचल की सीमा लगती है, चाइना से लगती है। और पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो सेंसिटिव मैं कहूँगा जो इशू जो चाइना के साथ ऑलरेडी जो पिछले दिनों में जो दिखाई दिया है, तो अरुणाचल के लोग अभी से नहीं, काफ़ी एक लंबे समय से जो है भाजपा या मतलब ऐसे दल की प्रतीक्षा में थे कि जो कि नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखे। अभी एनडीए गवर्नमेंट ने क्या है कि आप तमाम जो सीमावर्ती आपके जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारा जो रोड्स के ऊपर जो काम किया है। उससे पहले जो कांग्रेस के समय यूपीए की गवर्नमेंट होती थी, तब के रक्षा मंत्री का ये कहना है कि नहीं, हम इस वजह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं करते कि एक्सेस आसानी से हो जाएगा। इसके उलट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना अच्छा काम किया है कि वहाँ से क्या है कि सिक्योरिटी में जो आज टेक्नोलॉजी का युग है और जितने भी हाईली एडवांस जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट आसानी से हो पाए, और वो एक अच्छा जो एस्पेक्ट्स है उसको देखते हुए एनडीए गवर्नमेंट ने काफ़ी एक अच्छा जो है काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आलोक वत्स जी, कैसे देख रहे हैं नतीजों को? अरुणाचल के नतीजे हमारे अनुरूप हैं, लेकिन इतने अप्रत्याशित होंगे इसकी परिकल्पना नहीं थी। लेकिन लगता है वो भी 400 पार के चीजों को आत्मसात किए हुए थे, तो उन्होंने भी अपने यहाँ 60 पार की बात सोचकर 42-47, मुझे तो लगता है कहीं शाम होते होते 48 तक ना यह फिगर पहुंच जाए। सिक्किम में जरूर झटका लगा है, क्योंकि हम वहाँ उनसे, हमारे वो अलायंस पार्टनर थे, उनसे अलग होके हमने, लेकिन जैसा मैथिल भाई ने कहा, इन सेकेंड पोजीशन पर मोस्टली सीटों पर हम ही रहे हैं, ये एक संतुष्टिप्रद बात है। आगे अब हमारे साथ मिलके ये वहाँ की सरकार चलाएं, नरेंद्र मोदी जी के साथ सेंटर में मिलके, और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। जनता ने जो फैसला दिया है वो तो हम लोग के लिए सदैव सर्वोपरि होता है, चाहे वो हमारे फेवर में हो चाहे हमारे अगेंस्ट में हो। जनता का फैसला लोकतंत्र में सर्वोपरि है, उसके आगे हम नतमस्तक। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के साथ मिलकर वहाँ की प्रगति को चार चांद लगाने का काम करेंगे। प्रेम तमांग जी। अमीन साहब, कांग्रेस दोनों ही राज्यों से एक तरह से गैर हाजिर सी है, और ऐसा आंकड़ा जिसकी अपेक्षा शायद कांग्रेस ने न की हो, या अपेक्षित रहा कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, इस बात को देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि क्या वादे करने हैं और क्या जरूरी है। उस क्षेत्रीय जनता के लिए जो जरूरी है, जो काम करेगा, कोई भी पार्टी हो, उसमें तत्परता से काम करेगी, एक्शन के साथ काम करेगी, इमीडिएट उनको रिलीफ मिलेगा, उसके साथ वहाँ की जनता जाएगी। देखिए, आप अरुणाचल का सामने आपका रिजल्ट है कि उसको इमीडिएटली रिलीफ दिया गया हर तरीके से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो बात हो रही थी, तो डीजी बीआरओ ने भी बहुत ज्यादा वहां पर काम किया, और ढोकलाम वगैरह से पूछिए नहीं के लोग, तो उसमें जो उनको प्रोटेक्शन मिला है वो नेशनल स्तर पे मिला है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनकी बातें हुई और उनसे कुछ समझौते हुए, और चाइना से भी बात हुई, विदेश मंत्रालय भी आ गया है, रक्षा मंत्रालय भी आ गया है। इसमें प्रधानमंत्री की जो खुली सोच है वो उनके काम आई उस क्षेत्र के लिए, और जो भी जरूरत की चीजें थी उनको प्रोटेक्शन के लिए हर तरीके से मिली, हर तरीके से उनकी सुरक्षा भी हुई है। और जानते हैं कि हमें जो सेंटर से स्कीमें मिलनी है और मिलती रहेंगी, तो उसके लिए ही वो सीधे राष्ट्रीय पार्टी के साथ में यानी एनडीए के बीजेपी से उन्होंने जिताने की कोशिश की, और बिल्कुल इस तरह की मेजॉरिटी दी है कि उनको किसी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है सिक्किम का, तो सिक्किम में भी अभी आप देखिएगा धीरे धीरे कि ये आप पार्टी जो है नंबर 2 पे है,
और धीरे धीरे बढ़ेगी। और क्योंकि वहां भी जो चीजें हैं अभी पता लग जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। इससे पहले भी पार्टियां रही, नेशनल पार्टीज को कभी भी वहां बढ़त नहीं रही नॉर्थ ईस्ट Exactly, हाँ। लेकिन पहली बार ऐसा है कि बीजेपी को इतनी बढ़त, चाहे वो आसाम में मिली हो, चाहे इधर मिली हो, चाहे अभी आगे त्रिपुरा मिली हो, ये चीजें दिखाती हैं कि लोगों के अंदर इतना विश्वास है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के कामों पे विश्वास है और उनकी स्कीमों पे विश्वास है, इसलिए वहां की जनता उनके साथ जी तोड़ एक साथ है, जिसका कि नतीजा आज साफ सामने को देख मिल रहा है। दूसरी बात आप देख भी रहे हैं नेशनल स्तर पे भी, जब अभी 4 तारीख को नतीजे आने हैं उस वक्त भी इनको बढ़ती दिखाई दे रही है हर तरफ से, कहीं से नीचा नहीं दिखाई दे रही। तो आप देखिएगा, कहने की बातें कुछ भी हो लेकिन प्रैक्टिकल में क्या आएगा, ऐसा नहीं नतीजे बिल्कुल बेकार होते हैं, नतीजे कुछ ना कुछ हद तो सही होते हैं भाई। 10-20% की फर्क होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। मैथिल साहब, 2014 इलेक्शंस तक अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रही, 80 से लेकर लगातार। एक बार जनता पार्टी की सरकार पहली बार जब वहां इलेक्शंस हुए थे तब बनी थी। 2019 में बीजेपी ने वापसी की, लेकिन अब की जो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है और जाहिर तौर पर नामुमकिन सा ही है। 3 सीटों तक कांग्रेस सिमट गई है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस एक तरफा मजबूत हुआ करती थी, बीजेपी एक सीट या 2 सीटों पर जीत दर्ज करती थी। ये परिवर्तन कहां से आया? धन्यवाद। देखिए, ये जो परिवर्तन आया है ये अनुभव से आया है। ये जो परिवर्तन आया है ये केंद्र की नीतियों से आया है। आप देखिए, कांग्रेस का जो यूपीए 1 यूपीए 2 रहा या पीछे कांग्रेस की सरकारें रही, वो सदैव जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको एटीएम की तरह यूज़ करते थे। उनके नाम पे फंड इशू करते थे, वहाँ पे करप्शन करते थे, डेवलपमेंट के नाम पे नीलबटा सन्नाटा होता था और उसके बाद इनकी दुकानें चलती रहती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई, उन्होंने इन स्टेट्स को अष्टलक्ष्मी माना। उन्होंने हर प्रदेश को लगातार बहुत ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया, क्योंकि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आप देखिए कि उन स्टेट्स में, चाहे वो त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है और असम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इन सभी स्टेट्स में एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांगली जो है डेवलप हुआ। मैं याद कर रहा हूँ, रक्षा मंत्री थे जब ए.के. एंटनी जी, उनसे एक प्रश्न पूछा गया था लोकसभा में, तो कि हम बॉर्डर स्टेट्स के लिए क्या कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग उनकी सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं कि हम वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, और नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स, ये लाइन उनकी थी लोकसभा में, मुझे याद है। तो इस प्रकार की जब उन्होंने सोच रख रखी थी और लगातार चीन दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता चला आ रहा था, एलओसी मैकमोहन लाइन के बिल्कुल पास में 100 मीटर 200 मीटर तक वो अपने हवाई जहाज उतारने की ताकत रखता था। तो इस प्रकार की चीज़ों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश और पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो कांपता था। मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो सब देशभक्त लोग हैं, वो भारत के संग सदैव जुड़े रहना चाहते हैं। मैं इसी पर आने वाला था। सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट था कि मंगोल दिखते हैं या चाइनीज ओरिजिन के लोग हैं, इस तरह का उनका चेहरा है और जैसे ही जो लोग दिखते हैं उस हिसाब से उनका ओरिजिन तय कर देना, ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से भी क्या कांग्रेस की गति हुई है? बिल्कुल, मैं वही तो कहना चाहता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उससे ही प्रभावित होकर पूरा का पूरा देश एक सूत्र में बंध गया। आप देखिए, आज ना तो लड़ाई पंजाबी बिहारी की है, आज ना लड़ाई नॉर्थ ईस्टर्न साउथ इंडियन की है, और ना ही लड़ाई जो है आपका ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की है। आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में भी एक नॉर्थ इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टी का एक तमगा था वो खत्म करती हुई और साउथ में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनके उभर के आएगी आप जब एग्जिट पोल आपके एग्जिट पोल में कन्वर्ट होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लगातार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रोत्साहित किया, वहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे जब फंड इशू होता था ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक अलग से मंत्रालय है, उनको जब फंड इशू करते थे तो उस फंड का कुछ पता नहीं होता था, वहां पर काम हुआ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा फंड इशू करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पॉलिसी बनाई कि वहां पे काम होगा, काम की पूरी क्लैरिटी मिलने के बाद हम दोबारा फंड इशू करेंगे। इससे भ्रष्टाचार में लगाम लगी और जो 1 रुपया ऊपर चला वो 1 रुपया नीचे भी पहुंचा। सबको आवास भी मिला, नल से जल भी मिला, सड़कें भी मिली, बिजली भी मिली। और एक और बात, लास्ट भारत के बिल्कुल अंतिम गांव तक आज वहां बिजली है। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। यही कारण है कि आज नॉर्थ ईस्ट में भी
25 में से 22-23 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ आने जा रही हैं, आप देखिएगा। पहले सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, लेकिन एक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी दिखा शैलेंद्र जी। किरण रिजिजू को वहां से मौका दिया गया और एक वोकल वॉइस बने वो नॉर्थ ईस्ट के। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको तरजीह तवज्जो नहीं दी गई, वो बीजेपी में आए और अब हम देख रहे हैं बीजेपी उनको एक ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर यूज कर रही है जो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा संभाले हुए बीजेपी के लिए अकेले, बल्कि वो हिंदी पट्टी के राज्यों में भी, दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। आयुषी ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले भविष्य के जो मेन नेतृत्वकर्ता होंगे उनमें से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हिमंता बिस्वा शर्मा भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि आगे जाके जब दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी से जब प्रधानमंत्री पद की रेस होगी तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी उसके अंदर सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। दोनों पर शैलेंद्र जी आपका भी रिएक्शन, चाहे वो किरण रिजिजू की बात की जाए या हिमंता की बात की जाए। देखिए, बिल्कुल जो आपने, मैं कहने वाला था, जो आपने नाम लिया है किरण रिजिजू जी का, मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने पहला चुनाव अरुणाचल प्रदेश में जीता था 1999 में, जब एनडीए गवर्नमेंट बनी थी। जो तब से लेके वो लगातार जीते आ रहे हैं। तो एक तर्क जो मैं काफ़ी टेलीविजन पे ये सुन रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में जो तमाम जो मतलब कांग्रेस की जो सरकार थी उसको आने की वजह से बीजेपी का फॉर्मेशन हो गया। अरे भाई, वहाँ 2 लोकसभा सीट्स में से अरुणाचल पश्चिम में किरण रिजिजू जी 1999 से लगातार जीतते आ रहे हैं। जो तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो डिलीवरी है और जो लोगों में जो विश्वास है वो ओवर द नाइट पैदा नहीं होता। जो जब आप एक कॉन्टिन्यूसली जो परफॉर्म करते हैं और डिलीवरी इंश्योर करते हैं तो लोगों को एक मैसेज जाता है कि हाँ, तुलनात्मक इन लोगों के जो इनको हमें जो ट्राई करना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं जो अभी आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो फिगर ये है कि 2014 के बाद से लेके कांग्रेस को ऐसा नहीं कि काफ़ी राज्यों में मतलब लोगों ने मौका दिया। राजस्थान में मौका मिला था, आपका छत्तीसगढ़ में मौका मिला था, मध्य प्रदेश में मौका मिला था। एक सिंगल स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट को रिपीट किया हो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप प्रॉमिसिंग करके जो आप आते हैं, जनता आपको एक मौका देती है, अगर आप डिलीवरी इंश्योर नहीं करेंगे तो आपकी रिपीटेशन नहीं होने वाली। उनके साथ जो असद टाइप के लीडर्स हैं, उनकी तरजीह तवज्जो, उनकी कीमत समझना, उनको मौके देना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली देखिए, हिमंता कांग्रेस में ही थे, अगर वो आज कांग्रेस में होते सोचिए क्या परिस्थितियां होती, या क्या हम ये आंकड़े एक्सपेक्ट कर सकते थे बाकी राज्यों के साथ साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। कहीं ना कहीं इनको जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कहूंगा, अगर जब तक आप डिसेंट्रलाइज होके, मैं एक लंबी फेहरिस्त है, ममता बनर्जी एक्स कांग्रेस, शरद पवार एक्स कांग्रेस, आप जो है जगन मोहन रेड्डी, मतलब जो क्षेत्रीय दल जो इन्होंने अपने बनाए और आज वो एक लंबे समय से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो है चाहे वो आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी हो या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसमें चूक की है। उनको राहुल गांधी या गांधी फैमिली के पैरेलली उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं एक पैरेलल जो नेतृत्व न खड़ा हो जाए। अरे आपको इस तरह का सोच अगर आप ऐसे रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप नेशनल एरा पे आप पार्टी को बहुत एक अच्छे विस्तार के रूप में जो है लेके जा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक लगातार होती आ रही है। आप जो क्षेत्रीय जो राज्य हैं उनमें आपको जो लोकल लीडरशिप है उसको आपको नर्चर करना ही पड़ेगा, जो क्योंकि जब असेंबली इलेक्शंस होता है तो तमाम ऐसे जो असेंबली स्टेट्स हैं, अभी बीजेपी को भी जो कुछ राज्यों में वो चैलेंज आता है, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कोई भी दल हो उसमें जो नेतृत्वकर्ता कौन होगा जनता ये देखना चाहती है। और वही चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, चाहे आपका आंध्रा हो, आपका तेलंगाना हो, लगभग आधी से ज़्यादा सरकारें जो है विपक्ष में अन्य क्षेत्रीय दलों की या मतलब कुछ एक राज्यों में कांग्रेस की हैं। उसका कारण यही है कि लोकल लीडरशिप को जो भी दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको राज्यवार लोकल लीडरशिप को डेवलप करना ही पड़ेगा। क्या ये रिफ्लेक्शन अमीन सर दिख सकता है लोकसभा के नतीजों में भी परसों मंगलवार को? नहीं, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ये माहौल दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो इसका अंत भी इसी तरह होना है। और जनता ने समझ लिया पूरे देश की कि उनके साथ कौन लोग हैं, किस तरह हैं, कौन उनका हित चाहते हैं। उसी का कारण है, उसी का रिफ्लेक्शन है। पहले यूसी जब ये बात हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में रहा हूँ, वहाँ पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिए जाते थे, लेकिन वो बजट कहाँ जाता था किसी को नहीं पता है। इस तरीके से मैंने देखा है कि काम कुछ हुआ नहीं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए गए। लेकिन अभी जो बात कही जा रही थी कि यूटिलाइजेशन उसी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी होता है, ये पैसा वहां तक गया नहीं गया, वहां पे काम हुआ कि नहीं हुआ।
इसमें कई जो पुराने मंत्रीगण थे, बहुत ही चीफ मिनिस्टर भी इनके नाम आए हैं जो इसमें शामिल रहे हैं घपलों में, जिसके कारण है कि बहुत ही बारीकी से देखा गया कि जो हमारा फंड जा रहा है केंद्र सरकार का वो सही यूज हो रहा है जनता के लिए, और जनता ने भी माना इस बात को कि जो ऊपर से पैसा आ रहा है वो उन तक पहुंच रहा है। यानी उनकी चाहे सड़कें बनी हो, चाहे उनको मकान मिलने की बात हो, या उनको कोई फैसिलिटी देने की बात हो, इस तरह से देखने को जो मिली है, इसलिए जनता उसमें राहत महसूस कर रही है। उसी का नतीजा है कि बटन कमल पे दबा रही है। और मैं समझता हूँ कि जो अभी इतना काम किया गया है 14 से लेके जो 23-24 तक, तो आप 24 ही समझिए कि 10 साल इधर और 5 साल उधर 15 साल से किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके सामने जो है फल आने वाला है उसको, और ये एक अच्छे नतीजे आएंगे जिसको कि हम लोग सोच भी नहीं सकते इतने नतीजे अच्छे आए। और ये हिस्टोरिकल होगा कि ये जवाहरलाल के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर भी और विश्व के अंदर भी एक इतिहास बनेगा कि एक अच्छा नेता, जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत कोशिश की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि सुधारने की। इस वक्त जो सुधी हुई छवि है G20 के बाद, और बहुत दुनिया भर के देशों ने इनको फॉलो किया है। आज क्या हाल है, दुनिया के देश भारत से सलाह लेते हैं, दुनिया से भारत से सलाह ली जाती है, भारत को बीच में डाला जाता है, भारत के लिए बातें की जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हो या देश के स्तर पे हो, ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं और मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है आंकड़ों के हिसाब से और जो दिखाई दे रहा है, वो कहते हैं दूध के पालने में पूत के पांव दिखाई देते हैं, तो पालने में पूत के दांव दिखाई दे रहे हैं कि आने वाला जो समय है ये बीजेपी का होगा और देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनका ही समय होगा। और ये स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास में लिखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को संभाला और देश को सुधारा। बिल्कुल। आलोक वत्स जी, क्या यही नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 4 तारीख के लिए भी, जो 20 से 22 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां इसी तरह का नतीजा दिखेगा? जो एग्जिट पोल्स में 25 सीटें, 14 सीटें असम की और बाकी 2-2 एक सीटें जो हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरीके का प्रत्याशित रिजल्ट हम वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसा अभी हमारे पूर्वज के लोगों ने कहा कि हेमंत विश्वकर्मा के नेतृत्व में और उधर रिजवी के नेतृत्व में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री अवश्य होगी भारतीय जनता पार्टी की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि हम लोग इतनी अपनी गहरी पैठ क्यों जमा सके, पैर क्यों अंगद की तरह पैर क्यों जमा दिया। ठीक है आलोक जी, इस पर तो बात हो गई। ये बताइए, अब सिक्किम में आप लोग 0 आ गए हैं, तो ईवीएम को लेकर या चुनावी प्रक्रिया को लेकर, आयोग को लेकर कोई ऐसा कोई सवाल वाला आप लोगों का कि धांधली हो गई, एक तरफा हो गया? हम इंडी गठबंधन वाले लोग नहीं हैं। सोच लीजिए 0 सीट आई आपको याद दिला दें कि हम 2 पे आ गए थे लोकसभा में, वहां से हम 303 तक पहुंचे हैं। इस बार 350 पार 370 तक जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम न जीत से उत्साहित होते हैं न हार से घबराते हैं, हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं ईमानदारी के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ ये मेगा कवरेज लगातार जारी है, नतीजे हम दिखा रहे हैं और 4 जून को भी हम सबसे तेज सबसे पहले नतीजे आपको दिखाएंगे।